हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, एकदम थ्योरी प्लस एमसीक्यू। और पढ़ने का तरीका देखिए दोस्तों, आप सबको अच्छा लगा होगा। जैसे कि हम सब ये क्लास 6 का जियोग्राफी का 6वां चैप्टर है। तो जैसे कि हम सब जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि उसको दोबारा न पढ़ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब इस पेज को पढ़ेंगे, इस पेज के पढ़ने के बाद इस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न रहता है, पहले उन सब प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इस पेज से संबंधित जितना भी हो सकता है प्रश्न बनता है या जितना पूछा गया है, उन प्रश्नों को पहले यहीं हम सब उसको डिस्कस करके उसके बाद ही अगले पेज को, फिर उसके बाद उस पेज से संबंधित क्वेश्चन, फिर अगले पेज को, फिर उस पेज से संबंधित क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, और ऐसे ही एनसीईआरटी को पढ़ना ही चाहिए। और देखिए दोस्तों, अगर आप सब तैयारी कर रहे होंगे तो आप सबको पता होगा कि अब जो भी टीआरई 4 आने वाला है बीपीएससी का, अब उसमें सीटेट है। और ये जान लीजिए, जो दिसंबर वाले हैं, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप दे रहे हैं, या तो फिर या दोबारा या तिबारा दे रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर दोबारा तिबारा दे रहे हैं तो आप सबको एकदम पता होगा कि कैसे हम पढ़ें और कैसे फेल हो गए। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले दे रहे हैं उनके लिए खास तौर पर है कि अगर वो हो सके तो अगल बगल थोड़ा अपने पूछ लें या डिस्कस कर लें कि अगर आप उतने 2 बार दिए तो क्यों फेल हुए। तो देखिए दोस्तों, बस यही होता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में देते हैं बहुत लोग, तो क्या होता है, कहीं किसी से नोट्स ले लिए और उस नोट्स में यहीं से बस वन लाइनर क्वेश्चन की तरह नोट्स बनाकर दे देते हैं, और वही नोट्स अन्य जो प्रतियोगिता की परीक्षा होती रहती है उनके लिए भी बनाए रहते हैं, वही आपको उठाकर दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे बचने के लिए आप सबको एकदम अच्छे से यही एनसीईआरटी वाला जो पीडीएफ है, जैसे आप एमसीक्यू सहित हम इसको पीडीएफ पे टेलीग्राम पर भेज देते हैं एकदम निःशुल्क, बिना किसी शुल्क से। आपने आप अगर हो सके तो आप वहाँ से टाइम निकाल कर अपने मन से पढ़ भी सकते हैं, और यहाँ हो सके तो अपने मन से पढ़िए, या तो फिर आप इस वीडियो को देखकर एक ही बार में कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐसा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, हम सबके चैप्टर का शीर्षक है कि हमारे देश और भारत, हमारा देश या हमारे देश और भारत। ये जो हमारा भारत देश है, ये जो देश है या जो मैप में देश दिखता है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, लिखा है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में वह हिमालय के ऊंचे शिखरों में स्थित है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय द्वीपों के तटों पर लहराती है। तो याद रखना दोस्तों। देखिए, अब हम इसको बता रहे हैं, इसको हल्के में मत लेना। कभी कभी पूछता है, आप मैप देखे होंगे जो विश्व का, या तो मान लीजिए जो भारत का ही मैप रहता है, तो इसमें पूछा जाता है कि, या तो वहाँ दर्शाया गया होगा, आप कभी अगर मैप देखे होंगे तो देखिए इसमें लिखा है कि जो उत्तर है, तो उत्तर का जो हिमालय है ये इतना प्रसिद्ध है कि आप सब कभी भूल ही नहीं सकेंगे। उत्तर का जो हिमालय है यह इतना प्रसिद्ध है कि आप सब इसको भूल ही नहीं सकेंगे। उसके बाद क्या है, उत्तर में हमारा हिमालय हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि पश्चिम में, इस पूरब है, ये पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। पूरब में, पश्चिम में हमारा अरब सागर है। उसके बाद पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये पूरब में हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद दक्षिण में तो हिंद महासागर है। तो देखिए दोस्तों, बहुत लोगों को दो या तीन थे तो नहीं भूलते हैं। पहला, उत्तर में हिमालय, ये तो इतना प्रसिद्ध है कि बहुत लोग ही नहीं भूलते हैं, और याद रखना यही उचित है। तो आगे देखिए, दूसरा क्या है, हिंद महासागर, तो ये दक्षिण में है, इसको नहीं भूलते हैं। और ये बंगाल की खाड़ी, ये जो होता है, इसको नहीं भूलते। कभी कभी क्या होता है कि हम अरब सागर भूल जाते हैं, या जो अरब सागर होता है वो हम सब कभी कभी भूल जाते हैं। तो अरब सागर भी याद रखना। ये पश्चिम में हमारा क्या है, अरब सागर है। पश्चिम में हमारा अरब सागर है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है।
तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल पूरा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसको भी थोड़ा याद रखना कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, इसको ध्यान देना। आगे देखिए, उत्तर में लद्दाख से लेकर, जो भारत है, भारत के उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार लगभग 3,200 किमी है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम समझा रहे हैं आपको, इसको बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, जैसे हम सब बोलते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ऐसे बोलते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो यही बात दिया है। तो देखिए, अगर कभी कश्मीर न देकर आपको लद्दाख दे दिए और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, इसका दूरी कितना है, तो इसको कंफ्यूज मत होना दोस्तों। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, तो इसका विस्तार कितना है, 3,200 किमी अर्थात किलोमीटर है, वर्ग नहीं लगा है। कितना है, 3,200 किलोमीटर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, आगे है कि तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किमी है। तो याद रखना दोस्तों, इसके पहले क्या बताए थे हम, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अर्थात उत्तर, ये उत्तर होगा, मतलब एक यहाँ कश्मीर या लद्दाख हो गया, और कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण, तो ये हमारा उत्तर और दक्षिण का विस्तार कितना था, तो 3,200 केबी, 3,200 किलोमीटर था। अब इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि ये जो पूरब से अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के अर्थात इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार कितना है, तो 2,900 किलोमीटर। तो याद रखना दोस्तों। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, तो कि पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 2,009 से, उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, तो 3,200, इसको याद रखना दोस्तों। सॉरी अगर हम 200 बोले हो तो। आगे देखिए, ऊंचे पर्वत भारती महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठार सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, मतलब इतना अधिक भिन्नता भी है, मतलब जलवायु अलग अलग है, हर राज्य में अलग अलग है, और क्या बोलते हैं, वहाँ की वनस्पति जो है, स्थल रूपी जीव, वन्य जो भी हैं, अलग अलग हैं। तब पर भी इस भारत में क्या भिन्नता होने के बावजूद भी हम सब एकता पाते हैं, जो हमारे परंपराओं को दिखाते हैं, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। क्या कारण है, यही कारण है कि हम सब इतने भिन्न होने के बावजूद भी एक दूसरे से बंधे हैं, अर्थात एकता दिखाते हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ देगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो चीन है हमारा। कितना है, चीन है। अब दूसरे नंबर पर कितना है, तो दूसरे नंबर पे अब हमारा विश्व अर्थात हमारा भारत आ गया है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत आ गया है। आगे देखिए दोस्तों, स्थिति। अब देखिए, वो तो लंबाई या किलोमीटर के हिसाब से था। अब देखिए वही सेम चीज अब रेखा के अर्थात जो डिग्री के हिसाब से बताया जाएगा। तो इसको भी आप याद रखना। इस चैप्टर से यही 2 पॉइंट से एक प्रश्न जरूर रख लेता है। तो देखिए दोस्तों, इन चैप्टर से पढ़ने के बाद आपको 2 या 3 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। तो आगे देखिए,
लिखा है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप सबको पता है कि भारत क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ऐसे है तो ये उत्तरी गोलार्ध में यही बीच में कहीं पर है। उत्तरी और ये पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के बीच में है। तो माना जाता है कि ये उत्तरी गोलार्ध तथा उत्तर में हिमालय तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो जो हमारा कर्क रेखा है, तो जो हमारा कर्क रेखा है, जैसे कि इसके पहले वाले हम चैप्टर में बताए थे कि जो हमारा कर्क रेखा है ये भारत के उत्तर के थोड़ा मतलब बीचों बीच होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा होती है। मान लीजिए विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा, और यहीं पर हमारा भारत रहता है, अर्थात भारत के बीचों बीच या से होकर गुजरती है। और वो कितने हैं, 23.5 डिग्री उत्तर से होकर गुजरती है। इसको भी याद रखना। भारत जो कर्क रेखा है हमारे भारत से कितने अंश में, तो 23.5 डिग्री अंश से या 23.5 डिग्री उत्तर से होकर गुजरती है। इसको याद रखना। आगे देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। देखिए दोस्तों, अब दक्षिण से उत्तर की ओर, अर्थात ये हमारा दक्षिण हुआ और ये हमारा उत्तर हुआ, या उत्तर दक्षिण कहें या दक्षिण से उत्तर कहें। तो इसका विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। इसको याद रखना। कभी कभी बस लोग 8 डिग्री 4 मिनट तो याद रखते हैं, ये वो छात्र हैं या स्टूडेंट हैं जो रटंत विद्या पर जाते हैं या बस वीडियो देखने में मग्न रहते हैं, अपने स्वाध्याय अध्ययन नहीं करते हैं, बस वो जाकर प्रश्न आते हुए भी गलत करके आते हैं। तो ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट कितना उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री कितना, तथा 37 डिग्री 6 मिनट कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो याद रखना दोस्तों, ये उत्तर और उत्तर, अर्थात जो हमारा विस्तार है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये हमारा उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर तथा पश्चिम से लेकर, अब देखिए पश्चिम अर्थात इधर पश्चिम से लेकर पूरब की ओर कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में है। तो याद रखना। देखिए दोस्तों, जब देखिए ये यहाँ पूरब और यहाँ पूरब, यहाँ उत्तर और यहाँ उत्तर क्यों लिखा है, तो ध्यान देना दोस्तों कि कोई भी दिशा बताते हैं तो हमारा ये दोनों, ये जो उत्तर और दक्षिण है इसी को हम प्रधान मानते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बताएंगे हम, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पूरब को बताना है तो हम बताएंगे कि उत्तर पूरब, उत्तर ये। अब इसको बताना है तो दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम दक्षिण नहीं बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। अब पूरब बोलना दक्षिण पूरब बोलेंगे, उत्तर पूरब बोलेंगे। ये दोनों को प्रधान मतलब अर्थात इन दोनों को पहले बोलेंगे। याद रखना इतना। तो आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि अभी हम एक बार फिर से बता दें, तो हमारा पश्चिम से पूरब के में कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की ओर। और हमारा उत्तर दक्षिण में कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। देखिए दोस्तों, थोड़ा टाइम लग रहा है, आप सब स्पीड बढ़ाकर थोड़ा देख सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, पढ़ना ऐसे ही है। वो दिन अब गया जो बस प्रीवियस ईयर देखकर, किसी का वीडियो, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा का वीडियो देखकर, भूगोल इतिहास सिर्फ देखकर और आप चले जा रहे थे, क्योंकि वो बोला है कि सीटेट वाला कि हम जितना भी पूछेंगे जो पेपर 2 के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी से ही पूछेंगे, और जो पेपर 1 के लिए ईवीएस वगैरह है इन सब के लिए हम 1 से 5 तक के एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछेंगे। जो वाक्य रहेगा, जो शुद्धता रहेगी, इन्हीं एनसीईआरटी से ही रहेगी।
तो याद रखना, अगर मान लीजिए आप कहीं पर भी इन इन चीज़ों को घट बढ़ पढ़े हैं तो वो नहीं मान्य होगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी बोला है, अरे सीटेट वाला बोला है, तो हम यहीं से पूछेंगे तो जो सीटेट में है विद्यमान है, जो लिखा गया है वहीं से पूछता है। तो याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, अब अगर हम विश्व को पूरब एवं पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 है। तो आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए, अगर इस पेज को आप अच्छे से सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो इन पेज से जितना भी प्रश्न अभी हम दिखाएंगे उन प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे। तो देखिए, थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं हम सब। बड़े बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। जो मानक समय अर्थात जो समय होता है वो एक समय नहीं होता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका 7 एवं कनाडा 6 मानक समय को आप क्या पता लगाएंगे, मतलब ये कितने घंटे आगे पीछे हैं इसको दर्शाया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको ज़्यादा आप दिमाग में मत लेना, बस जितना है उतना बता रहे हैं, उतना ध्यान से सुनिए। और देखिए, लिखा है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है कि कहाँ से, इसको याद रखना, कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर कितने या किन अक्षांशों के मध्य में है, किन अक्षांशों के मध्य में है। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप अभी जस्ट पढ़े होंगे तो देखिए, जैसे कि हम सब बताए थे, ये हमारा उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना था। तो देखिए, जैसे कि हम सब पढ़े थे, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर था। अभी आप ध्यान दिए होंगे तो इस प्रश्न को तुरंत देंगे आप, तुरंत ही जान लीजिए, आपको सेकंड भी नहीं लगा होगा। तो देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो याद रखना, एक कौन सा विस्तार है, उत्तर दक्षिण बोले या दक्षिण उत्तर बोले, कभी कंफ्यूज भी मत होना इन बातों को। तो ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे के विस्तार है। और आगे देखिए, पश्चिम से लेकर पूरब तक का विस्तार देशांतर के बीच है। तो ये क्या है, देखिए, पश्चिम अर्थात ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब का विस्तार कितना था। तो जैसे कि हम बताए थे, तो इसका था तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की ओर था। तो इसको याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। एक चीज़ कभी 25 के तरह 24 दे देगा, 68 की तरह या 64 65 ऐसे देगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो आगे देखिए दोस्तों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न आप ध्यान नहीं दिए होंगे, पर हम बता दें कि जो कर्क रेखा है हमारा, ये जो कर्क रेखा है, तो हमारा ये कर्क रेखा भारत के गुजरात से भी, राजस्थान से भी, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी, अर्थात सभी से गुजरती है 23.5 डिग्री। इसको मैप में दिखाएंगे दोस्तों, शायद थ्योरी नहीं था। तो इसको देखिए, मैप में अगर आप देखेंगे तो हमारा जब कर्क रेखा गुजरता है मध्य से, तो इसमें देखिए, ये तो बस थोड़ा थोड़ा दिया है। पड़ोसी जो देश हैं, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और म्यांमार हो गया। तो ये सब अभी हम सबका जो पड़ोसी देश हैं 7 अर्थात वो दिया है। तो इसके बाद वाला जो मैप देखेंगे, उस मैप से ये इसको पता लग जाएगा, क्योंकि जब बताएं हम कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत के मध्य में जो सीमाएं लगती हैं उसमें ये गुजरात भी आ जाता है हमारा, राजस्थान भी, त्रिपुरा भी और मिजोरम भी, अर्थात सभी आ जाते हैं। तो इसको याद रखना। आगे देखिए, देखिए दोस्तों, इतना आप पढ़ें। देखिए, आगे देखिए दोस्तों, इस पेज को यहाँ पर देखिए, इसको आप अगर पढ़े होंगे, थोड़ा हम आपको जोड़ना चाह रहे हैं इस पेज से उस पेज को। तो देखिए,
यहाँ पर लिखा गया इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतराल। समय का अंतराल का मतलब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब एकदम जनरल बात है या सामान्य बात है, सब लोग जानते हैं कि अमेरिका में कुछ अलग टाइम रहता है, लंदन में कुछ अलग टाइम रहता है, भारत में कुछ अलग टाइम रहता है, रूस में कुछ अलग टाइम रहता है। तो इन टाइम के बारे में अगर आप सबको विस्तार से जानना हो तो आप सब प्ले लिस्ट में जाकर आप सब देखेंगे तो इस पॉइंट जो है या जो टॉपिक है, इस टॉपिक से ही एक चैप्टर है आप सबका। हम करीब यही क्लास 6 में ही इसके पहले वाले चैप्टर को ही पढ़ाए हैं। उसमें एकदम एग्जैक्ट बताए हैं कि कैसे कैसे क्यों अंतर रहता है और कैसे टाइम निकाला जाता है। अगर आप सबको जानना हो तो अगले प्लेलिस्ट में जाइए और इसको ठीक से पढ़िए, क्योंकि इन जो ऐसे पूछा गया है टाइम से, इन टाइप से या समय से एक प्रश्न, ओनली वन, सिर्फ एक प्रश्न हम बता रहे हैं, एकदम फिक्स है कि एक नंबर अगर आपको लेना है तो इस पॉइंट को, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को ठीक से याद कर लेना, कहीं पर भी मिले। अब प्लेलिस्ट में जाए या तो सर्च कर लीजिए कि कितने टाइम रहता है, कैसे निकाला जाता है, कहीं से भी। ये तो हम आपके लिए बताएं कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी के माध्यम से तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि वही घंटा होता है या थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे आगे पीछे होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर रेखा के लिए 4 मिनट होता है। इसके पहले वाले क्लास में विस्तार से बताएं दोस्तों। का अंतर होता है पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूरब देशांतर में स्थित समय को भारत का मानक समय कहा जाता है। इसको याद रखना। ये भी, हालांकि ये भी प्रश्न या ये भी पॉइंट को पहले हम सब पढ़ चुके हैं कि जो 82.5 डिग्री ये पूरब है, इसी को ही हम मानक समय मानते हैं, और या इसी मानक समय को ही हम यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर अर्थात मानक समय को ही हम यामोत्तर भी बोलते हैं। इसको भी याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए भारत के पड़ोसी देश देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वे कितने हैं तो 7 हैं। भारत के 7 देश पड़ोसी देश या देश हैं। देखिए, अब जिनकी स्थलीय सीमा इसके सीमाओं से जुड़ी है, किनके सीमाओं से, भारत से। तो इसको याद रखना। अभी जस्ट प्रश्न आएगा, हम उसको बताएंगे आप सबको, अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तो याद रखना। जो हमारा भारत है, यह हमारा भारत 7 देशों से अपना स्थलीय सीमा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब आ जाता है। इतना तो जानते हैं, हाँ हमारे पास 7 पड़ोसी देश हैं। अब कभी ऐसे पूछ देता है कि हमारे भारत का किन देशों के साथ या कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगता है, तो स्थलीय देखकर मान लीजिए उनको ऐसा लग रहा है कहीं दूसरे जगह से ढूंढ कर वाक्य लिया दिया है, तो इसको याद रखना। तो यही या पड़ोसी देश या स्थलीय सीमा 7 देशों से लगता है। इसको बात याद रखना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये सब देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपको नोटिस करा दें, तो देखिए जैसे कि आप देखेंगे कि ये देखिए, ये जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये भारत के थोड़ा आउट एरिया में है। आउट एरिया का मतलब बोले तो ये देखिए, ये हमारा ये पूरा भारत का नक्शा है। तो ये और अर्थात ये पाकिस्तान एक अलग है, पर क्या है कि ये थोड़ा अलग है, पर थोड़ा सा ये भारत के थोड़ा बगल में, ये वही बगल में। पर ये जो बांग्लादेश है, तो याद रखना दोस्तों, कभी अभी प्रश्न पूछेगा कि इन 7 में से किससे या किस देश से ज़्यादा स्थल सीमाएं हैं, तो इसको देखिए बांग्लादेश से कुछ ज़्यादा ही स्थल सीमा, अर्थात ये बांग्लादेश, हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए बांग्लादेश कुछ ज़्यादा ही भारत के अंदर ही घुसा है, अर्थात अंदर ही है। और ये सब देखिए जैसे तिब्बत हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये सब क्या है, भारत के थोड़ा कहीं तो ठेठ में ओरे हैं, एकदम ओरे हैं, तट पर हैं। पर बांग्लादेश हमारा जो है वो भारत के थोड़ा अंदर ही है, इसलिए इसका जो स्थलीय सीमा है वो बड़ा है। इसको भी अपना ध्यान रखना। अभी प्रश्न आया है, हम उसको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर अब
जितना बताए हम सब अगर ध्यान से सुने होंगे उसी से अब हम उत्तर दे देंगे इसको। तो ये भारत की स्थलीय सीमा किन देशों से के साथ जुड़ी है, कितने देशों के साथ जुड़ी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ठीक से अभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 7 देशों के साथ। कौन कौन से कभी ये भी पूछ देता है, तो इसके लिए भी आप याद करना कोई भी ट्रिक लगाकर। पहला अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है। इसको याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे पड़ोसी देश अर्थात इन 7 से हमारा स्थलीय सीमा लगता है, तो इसको भी याद रखना। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से है। जैसे कि अभी हमने बताया, तो कहाँ से है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा जो भारत में है वो कुछ ज़्यादा ही अंदर ही घुसा है। इसके अलावा सब लोग तट अर्थात तटीय क्षेत्र में है, इसको ऐसे जान लीजिए। आगे देखिए, अब देखिए इसमें देखिए, अब ज़्यादा कुछ खास है, पर इससे अगर समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। हालांकि एक चीज़ आप समझ सकते हैं इससे, अभी जो हम बताए थे। तो देखिए दोस्तों, देखिए जैसे कि हम बताए थे, ये जो हमारा कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है, देखिए कर्क रेखा भारत की जो बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो जैसे कि अभी आया था कि कितने देश रहते हैं, तो उसमें देखिए हमारा ये बगल में ही गुजरात था, राजस्थान था, बिहार पटना था, बांग्लादेश था। तो इन सभी राज्यों से वो गुजरता था, तो इसको भी थोड़ा याद रखना। अभी जस्ट जैसे हम इसके पहले वाले जो प्रश्न बताए, तो देखिए आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कि कर्क रेखा के कितना नज़दीक है। तो गुजरात, राजस्थान और जो थे मध्य प्रदेश थे, ये सब कर्क रेखा के नज़दीक थे। आगे देखिए दोस्तों, इनमें से कौन कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। तो याद रखना, अभी इसके पहले भी जैसे देखिए, अभी हम ये वाले जो मैप पे देखें, तो ये 7 के अलावा जो ये 7 हैं 7 के अलावा भी हम देखें कि हमारा क्या है, ये लक्षद्वीप। क्या है ये, लक्षद्वीप और मालदीव, ये दोनों ही हमारे मान लीजिए नज़दीक हैं, तो पड़ोसी ही माने जाएंगे या माना जाता है। आगे देखिए, द्वीप श्रीलंका और श्रीलंका भी था। तो देखिए 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। और पाक जल संधि, कितना पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो कभी पूछ सकता है कि श्रीलंका से अलग कौन करता है, श्रीलंका से जो भारत है वो अलग कौन करता है। अब हम तुम्हें एकदम सही से बता दें, इसके पहले वाले क्लास में बताए थे कि जो एशिया और यूरोप है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला था, और इसके बाद दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला कौन था। अब आप देखे होंगे, तो ये जो श्रीलंका है, इससे बताए थे कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो संधि था स्थान था, वो पनामा था। अरे यूराल पर्वत था। कौन सा था, यूराल पर्वत। तो देखिए एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग कर रहा था, और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग कर रहा था, तो पनामा जल संधि कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि ये जो श्रीलंका और भारत है, ये श्रीलंका और भारत है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा अलग हो रहा है, आप देखिए ठीक से देखेंगे, आपको इतना पता होगा, देखे होंगे, क्योंकि यही छोटा सा है। तो इसको जल संधि है, ये बगल की जल संधि है, इसको ये अलग कर रही है, इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए समझ में आ गया। आगे देखिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देशों को 28, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जो कि ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो इन प्रश्नों से अनभिज्ञ हो। तो इसको याद रखना कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य, हो सके तो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना तो याद ही रखना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर में बटा है, कितने, 28 और 8 केंद्र शासित राज्यों में बटा है। दिल्ली भारत की राजधानी है,
ऐसा तो प्रश्न कभी हो सकता ही नहीं है कि पूछेगा, और पहली बात ऐसा अगर पूछा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सब न उत्तर दे पाए। तो देखिए भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर होता है। जो राज्य होते हैं तो राज्यों का निर्माण, कभी इसको कथन कार्य में पूछ देगा तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। जैसे कि अब जानते हैं कि जो केरल है, बंगाल है, बिहार है, बोलते हैं कि ये बिहारी बोलता है, बंगाली बोलता है। तो देश, ये जो राज्य का विभाजन है, देश में राज्य का जो विभाजन होता है, आपको कभी पूछ देगा कि राज्य का विभाजन किसके आधार पर होता है, तो याद रखना कि ये मुख्य, ये जो भाषाओं के आधार पर होता है। वहीं पर दे देगा कि क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और क्या दे देगा, और दे देगा घनत्व के आधार पर, और एक आध दो प्रश्न दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर क्षेत्रफल दिया आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कुछ ज़्यादा क्षेत्रफल होगा इसलिए अलग हो जाते हैं राज्य। ये नहीं, सबसे अच्छा रीजन यही है कि जो राज्य का जो विभाजन होता है उसका निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर होता है। इसको एकदम पॉइंट अर्थात बोले तो एकदम IMP करके याद रखना। ऐसे पढ़ेंगे आप तब जाकर आपको प्रश्न होगा। आप देखिए सब लोग वैसे पढ़ रहे हैं, अगर इन पॉइंट को नहीं ध्यान देंगे, ऐसे ही कोई विरला होगा जो यूट्यूब वाला ऐसे इतना पॉइंट पढ़ेगा, और ऐसे ही कोई स्टूडेंट होगा जो ऐसे पढ़ेगा तब जाकर उसका पास होगा, और नहीं तो फिर वही आप लगे रहिए 1 2 बार 3 बार 4 बार उम्र भर। आगे देखिए भौतिक विभाजन। आप देखिए भौतिक विभाजन क्या है, तो देखिए भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। तो इसको याद रखना, जैसे कि अभी हम सब बताएं कि उत्तर में हमारा हिमालय था, उत्तर में हमारा हिमालय था। तो इसमें देखिए ये उत्तर में हमारा हिमालय था, इसको देखिए यहाँ पर लिखा है हिम प्लस आलय, मतलब ये सब छोड़िए। आगे देखिए यहाँ से हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया। तो इसको आप याद रखिए दोस्तों। अब हम कितना बार बोलेंगे कि यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वो सीटेट वाला क्यों बोला है कि हम 6 से 8 तक के NCERT को पढ़ेंगे, यही कि अगर वो बोल देता कि नहीं हम इस पॉइंट को बस पूछेंगे कि हिमालय के बारे में पूछ लेंगे और जल संधि के बारे में पूछ लेंगे, और मान लीजिए भारत की भौगोलिक विभाजन, बस इतना पूछ लेंगे, पॉइंट दे देता। ऐसा नहीं बोलता कि 6 से 8 तक की NCERT से ही पूछेंगे, तो सब लोग पॉइंट ही पढ़ते हैं। तो आप सब समझते नहीं हैं, जो फेल होते रहते हैं 1 बार 2 बार, वो भी नहीं समझते हैं कि अगर ऐसा बोला है तो हम ऐसे पढ़े, 6 से 8 तक की NCERT को ही पढ़ लें। ये नहीं कि हाँ हमारा सिर्फ सीटेट क्रॉस हो जाए। ये इसमें है, ये वही सब है जो अगले जो टेट होता है, कोई इस समय अपना अलग अलग टेट ले रहे हैं तो उस टेट में भी काम देता है। उसमें भी वहाँ के जो टेट लेते हैं वो सब भी ऐसे ही आदेश देते हैं कि 6 से 8 तक के NCERT को पढ़ कर आइए, 1 से 5 तक के NCERT को पढ़ कर आइए, पूरा पढ़ कर आइए 1 से 12 तक के NCERT को। तो इसको याद रखना। तो भारत पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। इसको याद रखना, कितनी श्रृंखलाओं में? हिमालय को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया हिमालय को। देखिए सबसे उत्तर में स्थित, अब सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय कहते हैं। इसको याद रखना कि जो सबसे उत्तर में है, उत्तर में जो सबसे उत्तर में है उसको बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय अर्थात बृहद मतलब बड़ा, याद रखना। और इसी बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। तो इसको कभी कंफ्यूज मत होगा कि बृहद हिमालय और हिमाद्री एक ही होता है, अर्थात ये दोनों एक ही नाम है। और कहाँ पर है? तो हिमालय का 3 भाग है। तो ये जो सबसे उत्तर वाला भाग है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे हो गया भाग, अब कैसे बताएं, मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे 3 हो गया ना, 3 हो गया। तो ये जो सबसे उत्तर वाला भाग है इसको हम बृहद हिमालय बोलते हैं, या इसी बृहद हिमालय को ही हम हिमाद्री भी बोलते हैं। आगे क्या है श्रृंखला में, देखिए इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। तो याद रखना, कभी पूछता है कि जो हिमालय तो है हमारा, अब हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय का ही एक भाग है। तो ये हिमालय का एक भाग जो है, तो
इसका जो बोल रहे हैं, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है तो ये बृहद हिमालय का ही मध्य भाग है, ये बृहद हिमालय का ही मध्य भाग है। तो इसको भी आप याद रखना। जैसे कि हम बताएं अभी, आप कंफ्यूज मत होइए। तो ये ऐसे है, तो ये जो हमारा जैसे 3 भागों में है, तो हमारा जो उत्तर वाला है इसको हम बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। और इसी उत्तर हिमालय में ही हमारा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है ये इसी में है या हिमाचल है। तो देखिए इतना याद हुआ आपको। अब देखिए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए, पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो अब देखिए हम बता रहे हैं। तो देखिए जैसे बताया गया, हिमालय हमारा 3 समांतर मुख्य से 3 भागों में बटा हुआ। उत्तर में स्थित को हम क्या कहते हैं, बृहद हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। मध्य वाले को मध्य हिमालय या हिमाचल बोलते हैं, इसको याद रखना। मध्य हिमालय या हिमाचल बोलते हैं। और वो जो दक्षिण में है उसको हम शिवालिक बोलते हैं। दक्षिण को हम शिवालिक, मध्य को हम मध्य हिमालय या हिमाचल, और उत्तर को हम बृहद हिमालय या हिमाद्री। बस इसको इतना याद रखना। आगे देखिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। कभी पूछता है, आप देखे होंगे कि भारत का उत्तरी मैदान जो है, तो अब देखिए भारत का उत्तरी मैदान कहाँ पर है, तो हिमालय के दक्षिण में है। हिमालय के दक्षिण बोले तो अगर आप ध्यान देंगे, आपका दिमाग खुला रहेगा तब। दक्षिण बोले तो ये शिवालिक ही सबसे दक्षिण में है। तो इसी शिवालिक में ही हमारे भारत का उत्तरी मैदान पाया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, इसी शिवालिक में ही हमारे भारत का उत्तरी मैदान है ना, याद। आगे देखिए, ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान ये जो मैदान है ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इन्हीं तीनों की सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ोद निक्षेपण। जड़ोद मतलब जो जैसे कोई बह रही है, उसके आगे आगे जो भी मिट्टी वगैरह आ रही है तो वो आकर एक जगह इकट्ठा हो जाती है, उसी को हम जड़ोद निक्षेपण कहते हैं। आगे हो सकता है अगले क्लास में 7 या 8 क्लास में इसको पढ़ा जाए अच्छे से, तो इसको याद रखना। तो सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों से जो लाए जाते हैं, कचड़े को लाए जाते हैं, जड़ोद निक्षेपण से बनता है। क्या बनता है पूछ देगा ऐसे उल्टा करके। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र की जड़ोद निक्षेपण से क्या बनता है बताइए। नहीं बता पाएंगे आप, तो पढ़े रहेंगे तब न बताएंगे। इससे क्या बनता है, तो भारत का उत्तर मैदान किससे बनता है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की जड़ोद अर्थात जो निक्षेपण करके जो कहीं से भी इधर उधर करके लाती हैं, एक जगह उसको इकट्ठा कर देती हैं, तो वहीं जो इकट्ठा करती हैं वहीं हमारा ये भारत का उत्तर मैदान कहा जाता है। अब समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ हैं। जो निक्षेपण करके लाता है तो वो कृषि के लिए उपजाऊ होता है। कभी कथन कार्य में पूछ देता है तो उसको कभी कंफ्यूज मत होना। तो जो जड़ोद निक्षेपण से पूछता है कभी कभी ये उपजाऊ होता है कि नहीं, तो याद रखना कि हाँ ये उपजाऊ होता है, क्योंकि कहाँ से खरपतवार जो होते हैं लाते हैं तो सड़ा गला रहता है, तो जहाँ पर निक्षेपण करते हैं तो वो उपजाऊ हो जाते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों की संख्या अधिक है। क्या कारण है, कभी पूछता है क्यों कारण है, तो याद रखना, तो यहाँ के जो मैदान है वो उपजाऊ होते हैं, जड़ोद मिट्टी से बने हैं, निक्षेपण से बने हैं, इसीलिए यहाँ जनसंख्या अधिक हो जाती है। आगे देखिए, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल है। पश्चिम में, उत्तर में क्या था, मैदान, उत्तर में विशाल मैदान था, और पश्चिम में, इसको याद या ध्यान देते चलिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ने के बावजूद भी। और आप अगर रटंत विद्या वाले यूट्यूब के पास जा रहे हैं जो बस ऐसे पॉइंट
भारतीय महामनुस्थल क्या होता है, पॉइंट डालकर पढ़ा दिए, कुछ समय के लिए आपको याद रहेगा, फिर भूल गए। हाँ, विंध्य या सतपुड़ा नदी याद रहेगा, फिर भूल गए। अब आप थ्योरी देखे ही नहीं है, एनसीईआरटी कहाँ है, एनसीईआरटी देखे ही नहीं है, बस पॉइंट पढ़ लिए, याद रहेगा, इतना पॉइंट पढ़ाएंगे, यही इसी एनसीईआरटी को इतने पॉइंट पढ़ा देंगे, आपको एकदम लगेगा अरे यार कितना पॉइंट है। तो अब अगर आप ऐसे नहीं पढ़े रहेंगे तो यही होगा। तो याद रखिए, तो उत्तर में हमारा विशाल मैदान था, और जो भी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपण से बना था। आगे देखिए, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल, जो भारतीय महामरुस्थल स्थित है, यह शुष्क गर्म एवं रेतीला स्थल है। मतलब गर्म, शुष्क मतलब सूखा, और गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। तो कभी कभी पूछ देगा कि कहाँ पर वनस्पति की मात्रा कम है, तो कहाँ, भारत के मरुस्थल में, महामरुस्थल में। क्यों? क्योंकि वहाँ शुष्क मतलब सूखा, गर्म और रेतीला होता है। आगे देखिए, उत्तर मैदान के दक्षिण में, उत्तर का मैदान था, उत्तर मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। देखिए, भारत के पश्चिम में महामरुस्थल है, मरुस्थल है, इतना जान लीजिए। और दक्षिण में पठार है दक्षिण में, या ये दक्षिण में पठार है, और एक पश्चिम में मरुस्थल है। उत्तर में हमारा क्या था, मैदान था, अर्थात उत्तर का विशाल मैदान था। अब बचा हमारा पूरब, याद रखना। दक्षिण में पठार, पश्चिम में मरुस्थल, उत्तर में विशाल मैदान। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो याद रखना पठारों की, ये जो पठार है हमारे दक्षिण में, जो पठार है, ये पठार की आकृति कैसे है, तो इसको याद रखना एकदम आईएमपी करके। ये पठार की आकृति कैसा है, और पठार भारत के किस दिशा में है, तो दक्षिण में है, और इस पठारों की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। ये इतनी बार पूछा गया है कि पूछिए मत। ये जो अरावली पर्वत है ना, पूछा गया है इस कहाँ पर है, तो ये भारत के उत्तर और पश्चिम, ये भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। भारत के उत्तर और पश्चिम में, भारत के उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित है अरावली पर्वत। अब ये अरावली पर्वत की विशेषता क्या है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखना, सबसे पुरानी या सबसे पुरानी बोला जाए तो पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है। तो इसको भी एकदम आईएमपी करके याद रखना, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। आगे देखिए, विंध्य एवं सतपुड़ा, याद रखना दोस्तों, खुद हाईलाइट किया है एनसीईआरटी वाला, तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि ध्यान दें उस पर। तो देखिए, विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अरावली के बाद भी विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। तो अब पूछा जाएगा कभी कभी कि नर्मदा नदी किन से या किन पहाड़ों या किन श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। तो याद रखना कि ये जो हमारा नर्मदा है, या जो हमारी नर्मदा नदी है, यह विंध्य और सतपुड़ा नदी से ही बहती है। याद रखना दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी हम प्रश्न दिखाएंगे तो आप सबका और आँख खुल जाएगा। तो देखिए, इतना याद हुआ कि जो हमारा विंध्य पर्वत है, यह सतपुड़ा और विंध्य एवं सतपुड़ा के महत्वपूर्ण श्रृंखला से नर्मदा और तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहती है। तो इसको भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो नर्मदा और हमारी तापी है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। इसको अब हम कितनी बार आईएमपी लिखेंगे, कभी पूछ देता है। सब लोग वन लाइनर में मग्न रहते हैं कि यार ऐसे पूछेगा कि पश्चिम की तरफ बहते हैं कि पूरब की तरफ, पूछेगा क्योंकि दिया है एनसीईआरटी में, तो पूछ सकता है, उसका फर्ज है। तो देखिए, ये जो नर्मदा और तापी नदी है, यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। या तो पूछ देगा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम है, विकल्प में से हैं कौन से, तो नर्मदा, तापी और दो ठो दे देगा, या इन दोनों हैं या दोनों नहीं है, ऐसे देकर कंफ्यूज करेगा। तो याद रखना, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो
नर्मदा और तापी नदी है, और जो पश्चिम की ओर बहती है। इसको याद रखना। आगे देखिए, इस पठार, देखिए इतना हवा, इस पठार के पश्चिम में, इस पठार के पश्चिम में स्थित पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री तथा पूर्वी घाट में स्थित है। आगे देखिए, पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा है। तो इसको कभी कभी कथन कार्य भी पूछ देता है। तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट एक समान है, जबकि पूर्वी के जो बीच बीच के जो भाग हैं वो टूटे फूटे हैं तथा ये असमान है। देखिए, इन पठारों में खनिजे जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो पठार है, इन पठारों में कोयला, लौह अयस्क की प्रचुरता है, लोहा और इन सब की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा हम बॉक्स को पढ़कर अब हम सब चल देंगे इस पेज से संबंधित जितना भी MCQ रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के प्रवाह से या किन नदियों के निक्षेपण से बनता है। तो याद रखना, तो ये सुंदरवन का डेल्टा हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र के पहली बात याद रखना कि एक जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, और वो डेल्टा का नाम क्या है, तो सुंदरवन का डेल्टा। तो इसमें देखिए दो प्रश्न है कि कभी कभी पूछता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरवन का डेल्टा। और इस डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा या नदियों के निक्षेपण के द्वारा। तो इन बातों को याद रखना दोस्तों। और अभी इसके पहले हम क्या बताएं कि जो हमारा उत्तरी मैदान, भारत का जो उत्तरी मैदान था, इनके नदियों के द्वारा बनता था। तो जैसे कि हम सब पढ़े अभी हम कि हमारा जो भारत का उत्तरी मैदान था, ये सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, यही गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु ऐड कर लीजिए, तो सिंधु, ये तीनों से हमारा भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण होता था। और इन सब के लिए तो याद रखना। आगे देखिए, कहा जाता है तो इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। याद रखना कि इस डेल्टा का भी आकृति त्रिभुजाकार होती है। और इसके पहले हम क्या त्रिभुजाकार पढ़े थे, तो ये जो पठार है, पठार की आकृति त्रिभुजाकार थी, पठार की आकृति त्रिभुजाकार थी। तो इन दोनों को याद रखना, कंफ्यूज दे देगा। देखिए आगे, डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, मुहानों पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को हम डेल्टा कहते हैं। तो इसको भी कभी याद रखना कि डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, तो नदी के मुहानों पर। बस ऐसे पूछता है कि डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, तो दो नदियों के मुहानों पर। कहीं जैसे कोई नदी है और कोई नदी आकर उस मुहाने पर जब मिलने वाली रहती है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। इसको याद रखना। और देखिए, अगर इस पेज को पढ़े होंगे तो इन प्रश्नों को एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए, हिमालय पर्वत को किन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है, या देखिए ऐसे पूछ सकेगा या तो पूछेगा कितने, तो कितने में, 3 में। अब 3 कौन कौन से, तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो जैसे कि अभी हम सब पढ़े, तो पहले क्या था, उत्तर में हम इसको 3 बताएं। जैसे कि अभी हम इसके पहले बताएं कि उत्तर में हमारा क्या था, तो बृहद था, बृहद हिमालय था। और इसी बृहद हिमालय को हम क्या बोलते थे, तो हिमाद्री बोलते थे। इसी बृहद हिमालय को हम हिमाद्री बोलते थे। और ये मध्य में है तो इसको मध्य हिमालय, या तो फिर हम क्या बोलते थे, इसको हिमाचल। क्या बोलते थे, हिमाचल। तो दूसरा नाम भी याद रखना दोस्तों, क्यों कंफ्यूज कर देगा। इसीलिए आप एक याद कर रहेंगे, वहाँ वो नाम ना देकर दूसरा नाम दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो
चल। तो ये मध्य में स्थित है, तो मध्य हिमालय आ जाएगा तो आप पहचान लेंगे। पर कहीं अगर मध्य हिमालय न देकर हिमाचल दे दिया तो आप कन्फ्यूज होंगे। तो याद रखना है, इस बीच वाले को हम मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं, उत्तर वाले को हम बृहद हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं, और दक्षिण वाले को हम क्या बोलते हैं, तो शिवालिक बोलते हैं। दक्षिण वाले को शिवालिक बोलते हैं। तो ये लिखा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये देखिए, ये प्रश्न का समझिए कैसे पूछा है। अब ये उत्तर से दक्षिण पूछ दिया है तो हम ऐसे याद किए हैं। अब मान लीजिए यही अगर हम पलट दिया, दक्षिण से उत्तर बोल दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा अगर ये दक्षिण से उत्तर पूछ दिया तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको भी, इसका ये देखिए, इस समझने का मतलब ये है कि आपको इतना अच्छे से याद रहे कि आप उल्टा सीधा, अर्थात सीधा पूछा है तो भी आप जान जाइए, पहचान जाइए, और उल्टा पूछा है तब भी आप जान जाइए। तो देखिए, अगर अब यही अगर कोई नहीं देखेगा तो अगर दक्षिण उत्तर लिखेगा तो ये हमारा सही हो जाएगा। मान लीजिए उत्तर दक्षिण लिखा है, ऐसे याद किए हैं, आप सबको पता है, इसको मार दिए कि हमारा डी विकल्प सही है। पर मान लीजिए ये यहाँ बदल दिया होता तो आप यही मारकर चले आते तो आपका 1 नंबर चला जाता। तो इसको मान लीजिए उल्टा और सीधा दोनों याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का स्तर ऐसा है। ये प्रश्न इसलिए पूछा है कि हम उल्टा भी पूछ सकते हैं। यहाँ उत्तर से दक्षिण इसलिए इन्होंने लिखा, तो इसको भी याद रखना। उत्तर से दक्षिण तो हमारा हो गया बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। और अगर दक्षिण से उत्तर पूछता तो यही हमारा पहला हो जाता शिवालिक, शिवालिक हो जाता, फिर मध्य हिमालय और बृहद हिमालय। आगे देखिए दोस्तों, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? अभी जस्ट हमने बताया दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या था, तो हमारा नर्मदा नदी थी। कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी थी। देखिए अब इसमें देखिए कौन सी नदी थी, तो नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी थी। अब अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो तुरंत देंगे। आगे देखिए, सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सही है? सुंदरवन का डेल्टा, अभी जो हम आपको बताएं। पहली बात तो देखिए, सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, पहली बात। दूसरी बात, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इन बातों को याद रखना। अब आगे देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बात सही है, अभी हम जिस पढ़े। और देखिए, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, तो ये बात भी सही है। तो अभी इन तीनों बातों को याद रखना आप। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इस चैप्टर को 2 वीडियो में आप सबको देंगे। तो देखिए, आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा ऐसे पढ़ने में। और देखिए दोस्तों, भले ही थोड़ा आप सबको स्लो लगे, आप सब फास्ट करके थोड़ा जल्दी, अगर आप सबका पूर्व ज्ञान अच्छा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप फास्ट करके थोड़ा फास्ट देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देख सकते हैं। और ऐसे आराम से पढ़ने से फिर दोबारा जान लीजिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो बस यही होगा कि बस कहीं स्लाइड पर एक पॉइंट को 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो वीडियो को थोड़ा लाइक करके मोटिवेट करिए हमको, और अपने अन्य मित्रों के साथ इसको शेयर करिए।